हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाल विकास का एक टॉपिक विकास एवं वृद्धि पढ़ा था और उसके साथ साथ विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो उन विभिन्न अवस्थाओं में से सबसे पहला आज की इस क्लास में शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका आयु काल होता है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बालक में क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, उनका शिक्षा के क्या स्वरूप होता है, हम लोग आज के इस क्लास में पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उनके विशेषताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शैशवावस्था जो है मानव विकास की दूसरी अवस्था है, यानी कि यह जो है सेकेंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? गर्भकाल, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह उसका पहला अवस्था होता है, जिसमें उसके शरीर का पूर्ण विकास होता है और उसके जन्म के बाद शैशवावस्था से लेकर आगे की सारी अवस्थाओं में उसमें क्रमिक विकास होते रहते हैं। तो जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष में शिशु की शारीरिक विकास काफ़ी तेज होती है, तीव्र होती है, और उसके भार, लंबाई में वृद्धि, ये सब चीज़ें ज़्यादा तीव्रता से देखने को मिलती है। 3 साल के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है, उसकी इंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती है। तो इस स्लाइड से हम लोग देख सकते हैं, एक हमारा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कौन सी अवस्था में विकसित हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। ठीक, तो शैशवावस्था में बालक की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ विकसित हो जाती है। ठीक, अगले स्लाइड में चलते हैं तो देखते हैं कि शिशु इस समय क्या होता है? बहुत ही क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है। वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को जानना चाहता है। वो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ये चीज़ हो गया, कैसे हो गया, तो क्यों और कैसे जैसे सवालों को पूछकर उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में जो उसके आसपास चलती रहती है उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें शिशु सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। एक मनोवैज्ञानिक गैसल बोलते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुना सीख लेता है, यानी कि जो बालक 6 वर्षों में सीख लेता है वो बाद के 12 वर्षों में जो सीखता है उससे दोगुना होता है। शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है, जिसमें उसको आनंद आता है, भले ही वह अवांछनीय ही क्यों ना हो। इस प्रकार नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। तो हम कह सकते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी अवस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। तो हमारा आंसर होगा शैशवावस्था। इसमें बालक अच्छी बुरी या अनुचित और उचित चीज़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है, तो कुछ ऐसी क्रिया करता है जो समाज के लिए नैतिक नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं शैशवावस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। आगे देखते हैं कि शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ये बात ध्यान रखना है कि शिशु अपने आसपास जो भी लोगों को देखता है, जैसे उसके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं वह उन्हीं को देखकर उनका अनुकरण करता है, उनको कॉपी करता है और उन्हीं के अनुसार वो बिहेव करना या व्यवहार करने की क्रिया करता है। लेकिन जब वह उनकी क्रियाओं को एग्जैक्ट नहीं कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता को प्रकट करता है। जैसे कभी कभी बालक किसी ऊंचाई पर रखी चीज़ों को पाना चाहता है और नहीं पा पाता है तो बहुत तेज से चिल्लाता है, जिससे वह अपनी असमर्थता को बताता है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की यह प्रवृत्ति उसे अपने विकास करने की सहायता देती है, यानी वो जब अपने आसपास लोगों को देखता है तो उसके आधार पर अपने आप को भी उसमें ढालने का प्रयास करता है, उनमें अनुकरण करके सीखने की प्रवृत्ति होती है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में अगर देखा जाए, लास्ट के वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शैशवावस्था में कब हम बोल सकते हैं कि उसमें सामाजिक भावना का विकास होगा। तो याद रखिए अंतिम वर्षों में, लगभग 5 से 6 वर्षों तक उस बालक में सामाजिक भावना का विकास होता है। यानी कि अब इस आयु में जब बालक अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो एक टीम की तरह खेलता है और अपनी टीम को जिताने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करता है, तो उसके अंदर एक टीम भावना हो जाती है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वैलेंटाइन, इन्होंने बताया कि 4 या 5 वर्षों के बालक में अपने छोटे भाइयों, बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। यह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। जैसे कभी कभी बालक या ग्रुप बनाकर खेलते हैं, उनमें से किसी को चोट लग जाता है तो बालक जो होता है उनके पास जाकर उनको चुप कराने का, उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। आगे देखते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। ठीक, किस अवस्था में हमको किस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखते हैं सबसे पहला कि शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है।
अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चा होगा उसको एक ऐसे वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जो शांत हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। दूसरा पॉइंट है कि शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है, अतः उन्हें इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो। यानी कि हमको इस तरीके से शिक्षा देना है कि वो अपने आसपास के दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे और उसमें एक अच्छी सामाजिक भावना की उत्पत्ति हो। अगले पॉइंट में देखेंगे शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना हो, अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। यानी कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी देनी चाहिए कि बच्चा कोई कार्य करे तो उसमें उसको सफलता मिले। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हमको उसको बूस्ट करना चाहिए, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पर वो किसी भी कार्य को करने में अपने आप को मोटिवेट कर सके। अगला देखते हैं, शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षकों को उसकी असहाय स्थिति में लाभ नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है वो अपनी सभी क्रियाओं के लिए अपने से बड़ों पर निर्भर होता है, अपने मम्मी पापा पर, अपने टीचरों पर निर्भर होता है। तो हमको उसकी इस स्थिति का फायदा ना उठाकर उसकी इस स्थिति को अच्छे तरीके से संभालना चाहिए ताकि बच्चे में अच्छे तरीके से विकास हो सके। अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए। अगर मान लेते हैं वो किसी चीज़ को बार बार पूछते हैं, किसी चीज़ के लिए बार बार अनुमति मांगते हैं, तो हमको उन्हें उसे बहुत प्यार से डील करना चाहिए। उसमें उनको बार बार डांटना या पीटना नहीं चाहिए जिससे उनके अंदर भय या क्रोध हो। अगर हम उनमें भय या क्रोध विकसित कर देंगे तो कभी भी हमसे किसी चीज़ के बारे में पूछना नहीं चाहेंगे, जिससे उनके अंदर पूर्ण रूप से विकास देखने को नहीं मिलेगा। इसके विपरीत उनके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए ताकि बालक का अच्छी तरीके से विकास हो सके। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये बात सामान्य है कि अगर बालक कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछता है तो हमको उसको बहुत प्यार से समझाना चाहिए ताकि वो आपसे कोई भी चीज़ दोबारा पूछ सके। लेकिन अगर हम उसको डांट देंगे, उसकी जानकारी को अगर हम अच्छी तरीके से नहीं बताएंगे तो आपसे कभी पूछेगा नहीं, जिससे उस बालक में कहीं ना कहीं उसके विकास में अवरुद्ध होगा, उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। शिशुओं में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, यानी कि वो अच्छे तरीके से मेंटल एक्टिविटी फास्ट करते हैं, अतः उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। यानी कि बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपने मानसिक क्रियाओं को, मेंटल प्रोसेसेस को बहुत फास्ट कर सके। जैसे कुछ बच्चे कैलकुलेशन के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, कोई बच्चे जो होते हैं किसी न किसी बनाने में, किसी चीज़ को निर्माण करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको इस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो निकल कर आए और बच्चे में अच्छी तरीके से विकास हो सके। शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है, यानी वो इमेजिनेशन लाइफ में जीता है। अतः उसे ऐसे विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मॉन्टेसरी पद्धतियों में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है। जैसे इस समय में बच्चों के सामने कुछ ऐसे कार्टून देखते हैं, बच्चे कुछ ऐसे मूवीज़ देखते हैं जो कहीं ना कहीं इमेजिनरी लाइफ होती है। जैसे आजकल मार्वल्स की मूवी है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को अपने सुपर हीरोज़ की तरह देखना चाहते हैं, सुपर हीरोज़ के रूप को अनुकरण करते हैं, उनकी तरह चाहते हैं कि उनमें भी शक्तियाँ आ जाएँ। तो ये अवास्तविक चीज़ें हैं, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। तो बच्चों को हमको इस तरीके की चीज़ों के न बताकर हमको उनको वास्तविकता की जगत में लाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा देने से बच्चों में पूर्ण विकास होगा और वो समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे। शिशु की शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। जैसे लेक्चर्स के लिए जो बुक्स होती हैं, हायर क्लासेस के लिए जो बुक्स होती हैं, वो बुक्स उनके लिए नहीं होनी चाहिए। उनके हर एक बुक्स के पेजेस पर कुछ ऐसे चित्र होने चाहिए, कुछ ऐसी छोटी कहानियाँ होनी चाहिए जिससे बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट हो। 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है, न कि सिर्फ लाइनें लिखी हो और उसको पढ़कर वो इमेजिन करे। अगर वहाँ पर चित्र भी होगा तो बच्चे अपने आप को आसानी से कनेक्ट करेगा उस कहानी से और इससे उसकी मानसिक क्षमता भी विकसित होगा और वो अच्छे से उस पुस्तक को पढ़ भी सकता है और वो अपने इंटरेस्ट से खुद से भी वो पुस्तक को पढ़ना चाहेगा। शिशु के खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी लर्निंग बाय प्लेइंग देनी चाहिए। इस संबंध में स्टेंग ने लिखा है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। अतः उसे हमको खेल में सिखाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि ताकि वो कोई भी चीज़ को सीखे तो खेल में सीखेगा तो उसे लंबे समय तक याद करेगा। ये कुछ ऐसे बिंदुएं थे जिसके माध्यम से हम उस बालक को शिक्षा दे सकते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार से इनमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो इनसे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से सही कर पाएंगे और इनसे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगली अवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारी अवस्थाओं को खत्म करने के बाद हम एक क्वेश्चन सीरीज भी लगाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आपका ज़्यादा मार्क्स आ सके। थैंक यू।